नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। अगेन यहाँ पर सीरीज चल रही है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज, यानी कि टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज चीजें आपको कराई जा रही हैं। हर एक मॉड्यूल में कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, उसी हिसाब से सीरीज चल रही है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम यूट्यूब पर सेशन को लेकर के चल रहे हैं। बस आपका काम है सेशन पर टाइम से जुड़ना और सेशन को देखना। कहीं कोई डाउट आता है तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको दे देते हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर जो भी क्वेरी हो वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस मॉड्यूल बी में यूनिट नंबर 19 में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट नंबर 19 में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती है। अगर आप नहीं जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरी क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो आप कल का सेशन जरूर देखिएगा। तो आज के सेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। ये पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपका मॉड्यूल भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। चलिए समझते हैं, जानते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को, इसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस की बात करें, while discussing the principle of finance, let us keep in mind the finance is not the same as money lending. ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। क्या रखना है दिमाग में हमेशा? अगेन जब आप प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हो, यानी कि अगेन वित्त के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में ये जरूर रखना है कि ये सेम एज मनी लेंडिंग नहीं है, यानी कि पैसा उधार देना फाइनेंस नहीं है। कई बार लोग क्या है, फाइनेंस का मतलब पैसा उधार देना समझते हैं, यानी कि फाइनेंस करा लो, यानी कि उधार ले लो, कार फाइनेंस करा लो, कार उधार ले लो। तो फाइनेंस को जस्ट लेंडिंग लोग समझते हैं। तो वो अपने दिमाग में आपको रखना है कि फाइनेंस जस्ट लेंडिंग नहीं है। फाइनेंस क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी। मनी को किस तरीके से मैनेज करना है, उसको यहां पर लेकर के हम काम करते हैं। तो लेंडिंग इज जस्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंस। लेंडिंग क्या है? जस्ट फाइनेंस का, यानी कि आप जो वित्त की बात करें उसका एक घटक है। So the principle of finance should not be confused with principles of lending. समझ गए? That's why principle of finance को principle of lending के साथ में confuse नहीं करोगे। ये सबसे पहली बात थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपको मुझे बतानी थी, वो आप समझ गए हैं। अब यहां पर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो क्या क्या है? मेन प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस में आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच यानी कि हेजिंग, और फिर कैश फ्लो की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसको हम समझेंगे वन बाय वन, क्या क्या होती हैं और क्या ये फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। दोस्तों आप जानते हो पैसे की टाइम वैल्यू होती है, यानी कि आज जो पैसा आप कहीं निवेश करते हो, भविष्य में ज्यादा आपको मिलता है। और भविष्य में जो पैसा मिल रहा है, आज से 10 साल बाद मुझे जो पैसा मिलेगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, निकाली जाती है ना। तो टाइम वैल्यू में हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं और फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि वर्तमान में, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू यानी कि भविष्य में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मनी अवेलेबल टुडे, आज जो मनी अवेलेबल है, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो उसकी वर्थ है वो बढ़ेगी, बिकॉज इट कैन अर्न इंटरेस्ट, क्योंकि भविष्य में इंटरेस्ट मिलेगा ना। आज जो 10,000 रुपए हैं वो कल 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10,000 रुपए क्या अर्न करेंगे? इंटरेस्ट अर्न करेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझना है, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप उनको इन्वेस्ट करते हो 10% ब्याज पर, 10%, 1,00,000 का 10% निकालेंगे, सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। तो 1 ईयर के बाद ये 1,00,000 कितने हो जाएंगे? 1,10,000 हो जाएंगे। तो ₹1,00,000 टुडे, मतलब रुपीज, ठीक है, तो ₹1,00,000 टुडे 1,10,000, ये यहां पर गलत आ गया, 1,10,000 आफ्टर 1 ईयर। तो जो 1,00,000 रुपए आज का है वो आगे क्या हो जाएगा? यहां पर 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन 1,00,000 टुडे इज मोर देन 1,10,000 आफ्टर 1 ईयर। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
जब मनी को आप कहीं निवेश करोगे तो फाइनेंस में उसकी टाइम वैल्यू जरूर देखी जाती है। टाइम वैल्यू के आधार पर ही डिसीजन लिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल सी में मिलेंगे, ठीक है, आपको मैं आगे कराता रहूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। जैसे पर्सन की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ऐसे मनी की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है तो मैं इसको कहीं जहां निवेश कर रहा हूं, यानी कि बहुत सी जगह पर सैक्रिफाइस किया है, निवेश नहीं किया है। मान लीजिए मैंने बैंक में एफडी कराई 1,00,000 रुपए की, तो इसका मतलब मैंने 1,00,000 रुपए शेयर मार्केट में भी डाल सकता था, कहीं और निवेश कर सकता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कहां दिखी है? सबसे ज्यादा बैंक में दिखी है। तो यही मतलब है इसका, व्हेन यू चूज वन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को चूज करते हो तो यू गिव अप द रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आप क्या है, जो औरों से आपको मिल सकता था वो आप क्या कर रहे हो, यहां पर लूज कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझा देता हूं, अगर आप 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट में 6% पर, ठीक है, बट म्यूचुअल फंड्स कुड गिव 12%। म्यूचुअल फंड्स आपको 12% दे सकता है, एफडी दे रही 6%। तो द एक्स्ट्रा 6% डिड नॉट अर्न इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने निवेश एफडी में किया है, 6% मिल सकता था, 12%, ये जो 6% आपका खो गया, यही क्या है दोस्तों, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मनी की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको भी आप देखोगे। दैट्स वाई निवेश कहां और कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ता है। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। पहला क्लियर हो गया कि नहीं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अगेन जो पैसा हमें आज मिल रहा है भविष्य में बढ़ेगा तो क्या किस रेट से बढ़ेगा उसकी बात करी हमने, तो उसकी क्या फ्यूचर वैल्यू, क्या प्रेजेंट वैल्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप एक ही जगह निवेश कर सकते हो, तो जहां जहां निवेश नहीं कर सकते थे, बदले में जो आपका जाएगा, जो आप उसको छोड़ोगे, लूज करोगे, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तीसरा आता है दोस्तों रिस्क एंड रिटर्न। इसके बारे में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब रिस्क के साथ में रिटर्न को जोड़ते हैं तो हमेशा ये बात रहती है, जब कभी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन कि आप हाई रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो हाई रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन अगर रिस्क आपका लो है तो कभी भी हाई रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। कंपैरिजन टू शेयर मार्केट वर्सेस बैंक एफडी, शेयर्स वर्सेस बैंक एफडी। बैंक एफडी में आप जानते हो आप कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हो तो गेन भी नॉमिनल ही होगा। शेयर में आप रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा डाउनफॉल में भी जा सकता है, तो गेन भी उसी हिसाब से यहां पर मिल सकता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न implies that an investment contains both the reward of profit and risk of loss। प्रॉफिट रिवार्ड है और लॉस, रिस्क क्या है, लॉस है। देखिएगा एग्जांपल के तौर पर, फिक्स डिपॉजिट में लो रिस्क 6% रिटर्न और इक्विटी शेयर्स में हाई रिस्क है 15% पोटेंशियल रिटर्न। ये पोटेंशियल है, यहां पर कंफर्म है 6%, ये पोटेंशियल है कि मिल सकता है, बट जरूरी नहीं, लॉस भी हो सकता है। तो मोर रिटर्न इक्वल्स टू मोर अनसर्टेनिटी, जितना रिटर्न ज्यादा बढ़ेगा उतनी अनिश्चितता होगी यहां पर। समझ गए मेरी बात कि नहीं? जैसे अगेन आप जानते हो 10 का 100 भी मिल जाता है, 10 का 1000 भी मिल जाता है सट्टेबाजी में, क्योंकि सट्टेबाजी में जितना ज्यादा अनिश्चितता की तरफ बढ़ोगे, जहां पर सब कुछ अनिश्चित होगा, वहां पर रिटर्न के हाई चांसेस आपको दिखाए जाएंगे, रिटर्न के हाई चांसेस आपको दिखाए जाएंगे। तो ये आपको ये ऊपर निर्णय लेना होता है, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस है कि आप क्या रिस्क लेना चाहते हो, उसके हिसाब से ही रिटर्न होना चाहिए। पता चला रिस्क तो आप हाई ले रहे हो और रिटर्न लो है, तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं हो सकता आपका बेटर। देन बात आती है लिक्विडिटी एंड रिटर्न। लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास कैश फॉर्म में कितना पैसा है, कैश फॉर्म में कितना पैसा है। अगर आप अपने पास कैश ज्यादा रखोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? मैं अगर ज्यादा से ज्यादा अपने पास कैश रखूं, ठीक है, बैंक अगर अपने पास लिक्विडिटी ज्यादा होल्ड करते हैं, तो यानी कि वही तो वो पैसा था जो मार्केट में निवेश कर सकते थे, निवेश करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, बट निवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन लिक्विडिटी ज्यादा होल्ड कर रखी है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है फाइनेंस का। द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी एंड रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी इन्वेस्टर्स। Liquidity indicates the marketability of investment or the easy with which he may get cash by selling the investment. Highly liquid assets usually give lower returns. जितनी लिक्विड एसेट्स होती हैं वो आपको लो रिटर्न देती हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा, एग्जांपल के तौर पर वही है,
सेविंग अकाउंट में जो पैसा है आपका वो हाईली लिक्विड है, जब चाहो तब निकाल सकते हो, तो यहां पर रिटर्न भी लो है। सेविंग में सबसे कम ब्याज मिलता है। दूसरा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप देखते हो रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी लो है। आप जब चाहोगे तब प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाओगे, वो लिक्विड नहीं है, बेचने में समय लग जाएगा। तो लिक्विडिटी एंड रिटर्न यूजुअली मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो लिक्विडिटी और रिटर्न जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है। जहां पर लो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, लो लिक्विडिटी होगी तो रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा, और जहां पर हाईली लिक्विडिटी होगी वहां पर रिटर्न क्या होगा, लो होगा। फिर बात आती है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन की। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस ये कहता है कि आपका अपना पैसा एक जगह मत निवेश करो, आप पोर्टफोलियो बनाओ और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि डाइवर्सिफाई क्या कर रहा है, रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। डाइवर्सिफाई रिड्यूस द रिस्क, हमेशा याद रखिएगा, रिड्यूसेस रिस्क, और इंक्रीज क्या कर रहा है, रिटर्न को इंक्रीज कर रहा है। अब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं पूरा एफडी में लगा लूं तो रिटर्न कम हो जाएगा, पूरा शेयर मार्केट में लगा दूं तो डाउनफॉल में जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डाइवर्सिफाई करूंगा, जिससे मैं एवरेज रिटर्न को अच्छा कमा सकूं। जैसे अगेन, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 10 लाख ओनली इन वन कंपनी, एक ही कंपनी में 10 लाख रुपए से लगाने से अच्छा है मैंने कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ बॉन्ड्स खरीद लीजिए, कुछ के गोल्ड खरीद लिए, कुछ रियल एस्टेट में। इफ वन एसेट फॉल्स, अगर एक एसेट डाउनफॉल में जाती है तो अदर्स क्या है, परफॉर्म वेल करेंगी, और मुझे डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, एवरेज बेनिफिट मिल जाता है आपको, एवरेज बेनिफिट आपको मिल जाता है, आप इसके बिहाफ पर चीजें कमा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर एवरेज बेनिफिट मिल जाता है आपको। फिर बात आती है रिड्यूसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच या हेजिंग। रिड्यूसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच और हेजिंग। देन दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट एज फार एज फीजिबल, अगर पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। यानी कि अगर मुझे एक साल के लिए पैसा मिला है बैंक को, तो उसके लिए 1 ईयर ही लेंडिंग हम देंगे। अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करोगे तो मिसमैच अराइज होगा, उस मिसमैच को फुलफिल करने के लिए आपको भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे बैंकों के पास 1 साल की डिपॉजिट किसी ने करी और बैंक ने उस सेम पैसे को 10 साल के लिए लोन के रूप में दे दिया, तो 1 साल बाद जिसको पैसे वापस करने हैं उसके लिए पैसे कहां से लाओगे, आपको भी अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने की एक अलग कॉस्ट आएगी। तो जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो कॉस्टिंग में भी जा सकता है। तो मैचिंग द मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रिड्यूस रिस्क। समझिएगा, एग्जांपल के तौर पर आपको मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं। जैसे बैंक गिव 5 ईयर लोन बट फंड्स इट विद इन 1 ईयर डिपॉजिट्स। बैंक यहां पर 5 साल का लोन दे रहे हैं लेकिन 1 वर्ष की डिपॉजिट के आधार पर। दिस क्रिएट्स मिसमैच रिस्क। टू हेज, इसको हेज करने के लिए क्या करना है, बैंक में यूज इंटरेस्ट रेट स्वैप और रेज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अब इसको हेज यानी कि हेज का मतलब होता है रिस्क से बचना। इसको बचने के लिए उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लिया है, यानी कि ब्याज दर की अदला बदली वाला एग्रीमेंट कर लिया गया है, या फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को आप रेज कर सकते हो। देन लास्ट आता है यहां पर कैश फ्लो। कैश फ्लो प्रिंसिपल क्या है, कैश फ्लो प्रिंसिपल, इस बात को समझिएगा। 2 एस्पेक्ट इसमें आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इट बैलेंसेस द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग अ पीरियड टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी। यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी बनी रहे, तो इसलिए एक टाइम पीरियड की हमने बात कर ली यहां पर, उस टाइम पीरियड पर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर ली। सेकेंडरी क्या हो गया, इट फॉलोज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल बाय अप्रोप्रिएटली डिस्काउंटिंग द कैश इनफ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज। यानी कि कैश इनफ्लो जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हमने यहां पर निकाल ली। देखिएगा, कंपनी रिसीव्स 10 लाख फ्रॉम सेल्स, कंपनी ने 10 लाख रुपए रिसीव किया है सेल से, 7 लाख एक्सपेंसेस के तौर पे निकाल दिया, नेट कैश फ्लो कितना है यहां पर 3 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कैश ऑलवेज, कैश फ्लो सोज रियल लिक्विडिटी। यहां पर कैश फ्लो क्या दर्शाता है, लिक्विडिटी को दर्शाने का काम करता है। जिस तरीके से आपका कैश फ्लो होगा वही क्या दर्शाएगा, लिक्विडिटी को दर्शाने का कार्य करेगा। यानी कि जितना कैश फ्लो उतना लिक्विडिटी है आपके पास, ये लिक्विडिटी मिसमैच को रोकना यही मेन काम है यहां पर। तो ये थे सारे के सारे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर क्विक समरी इनकी देख लीजिएगा, मैंने क्विक समरी भी दी है। जैसे कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू, तो मनी टुडे मोर देन मनी टुमारो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिटर्न सेक्रीफाई किया जा रहा है। रिस्क एंड रिटर्न में हायर रिटर्न इक्वल टू हायर रिस्क कॉन्सेप्ट काम आता है। लिक्विडिटी में हायर लिक्विडिटी लोअर रिटर्न। डाइवर्सिफिकेशन, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि हमेशा एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। हेजिंग रिड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क, और कैश फ्लो रियल मूवमेंट ऑफ मनी को दर्शाता है। तो ये क्विक समरी टेबल है, यहां पर ध्यान रखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या कोर आइडिया है, अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों ऑफर्स के बारे में यहां पर मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ ऑफर्स चल रहे हैं यहां पर, उन ऑफर्स की बात कर लेता हूं। समझिएगा, यहां पर पीडब्ल्यू में आते हैं, फिजिक्स वाला, आप यहां पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, जैब कैप पर आ जाएंगे। जैब कैप, जैसे आप यहां पर आएंगे आपको यहां पर सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। जैब में इस समय 62% का डिस्काउंट मिल रहा है। 2299 का ये पैक हो गया है, 2299, 62%। महापैक इसलिए आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस आपको यहां पर मिल जाते हैं। इन फ्यूचर जो हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, चाहे कोई भी बैच हो, चाहे वो वीकेंड बैच हो, चाहे एमसीक्यू बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, वो सब ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए जाएंगे आपके इसी में। आपको बार बार बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इस समय ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो 62% डिस्काउंट के बाद इसका जो प्राइस है 2299 हो जाता है। यहाँ पर आप अगेन हमारे साथ और भी बैचेस में जुड़ सकते हैं, और भी बैचेस, जैसे फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, JIB फाउंडेशन बैच 2.0, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी हम करा रहे हैं, जैसे आपके कुछ क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बैच आपको देखने हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट वाइज बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। JIB बैच है, अगेन RBWM, IEIFS, AFM, ये बैचेस भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। सब पे इस समय ऑफर चल रहा है, बेटर ऑफर है। किसी पर 61% डिस्काउंट है, किसी पर 62% है, सब पे अलग अलग ऑफर चल रहे हैं। आप पूरे ऑफर्स के लिए इसको चेक कर सकते हैं pw.live पर, या फिर ऐप पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।